हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे मैं सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस की प्रमेय पर चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गॉस की प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि गॉस की प्रमेय कहते किसे हैं। तो गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय जो होती है वो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थिर, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र वायु में हो अथवा निर्वात में हो, उसमें स्थित वैद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध हम लोग कुल आवेश यानी कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं जो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कितने वैद्युत फ्लक्स हैं, इन सभी का मान और उस पृष्ठ से गुजरने उस पृष्ठ में उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं उन सभी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रमेय दिया था गॉस ने, जिसे हम कहते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग होता क्या है, निर्वात अथवा वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध निर्वात अथवा वायु में रखे किसी वैद्युत पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है, कोई आप बंद पृष्ठ ले लीजिए, उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जितने भी आवेश उस पृष्ठ में होते हैं उन सभी का 1/ε0 गुना होता है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की विशेषता होती है कि यह केवल जो गाउस का नियम है वो केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए हमारा एक कोई क्या है, गाउसीय पृष्ठ है और इसमें कई सारे आवेश उपस्थित, जैसे मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 मान लेते हैं। 5 आवेश जो है इस पृष्ठ में उपस्थित है। तो गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो इस पूरे पृष्ठ में उपस्थित आवेश जितने भी आवेश हैं इनका 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होगा φE जो होगा वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5/ε0। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि φE इक्वल टू समेशन Q/ε0। और यही होता है गॉस की प्रमेय, जहां पर समेशन Q का मतलब होता है कि इस पृष्ठ में कितने आवेश उपस्थित हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग कर लेते हैं। तो यही होता है आपका गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि निर्वात अथवा वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, मतलब उस पृष्ठ में कितने आवेश हैं इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। और यही होता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय की कुछ विशेषताएं होती हैं। गॉस की प्रमेय की अगर बात करें तो गॉस की प्रमेय किसी भी वस्तु की या किसी भी निकाय की आकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक इस प्रकार से आकृति है और इसमें आवेश हमारा क्यूब उपस्थित है। एक दूसरे प्रकार की कोई वस्तु लेते हैं जो कि त्रिभुज टाइप का मान लेते हैं, इसमें भी मान लेते हैं हम लोग आवेश क्यू रख दिया है। एक तीसरे प्रकार का आकृति ले लेते हैं जो कि इस प्रकार से मान लेते हैं, इसमें भी हमने आवेश को क्यू रख दिया। अब कहा जाए कि इन अलग अलग पृष्ठों में आप गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो इसमें भी होगा φ इक्वल टू Q/ε0। इसमें देखेंगे तो इसमें भी होगा φ इक्वल टू Q/ε0। इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपका वही होगा φ इक्वल टू Q/ε0। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पॉइंट आप इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिख सकते हैं कि वैद्युत जो गाउसीय पृष्ठ होता है, ये गाउसीय पृष्ठ में जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरे पॉइंट में होता है कि किसी भी पृष्ठ में जो हमारे आवेश हैं वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, इस बात पर भी ये चीज निर्भर नहीं करती। हम क्या करते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश होते हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, बीजगणित के अकॉर्डिंग जोड़ लेते हैं, उन सभी का बीजगणितीय योग निकालते हैं। जैसे इसमें अगर मान लेते हैं Q3 जो है माइनस में है
और इसमें Q4 को भी माइनस में मान लेते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे Q3 Q4 को माइनस में रखकर ही ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ पर जो ये सिग्मा Q है, Q का मतलब है कि इस पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, सभी का क्या करते हैं हम लोग बीजगणितीय योग करते हैं। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को प्रूव करते हैं कि ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि आप गॉस के नियम को सिद्ध करिए। तो सिद्ध करने का तरीका क्या है, चलिए इसको सीख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, यानी गॉस के प्रमेयों को प्रूव कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई गॉसीय पृष्ठ है जो कि इस प्रकार से है, कुछ मान लेते हैं। अब गॉसीय पृष्ठ जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की है इस बात पर निर्भर नहीं करता। मैंने अभी बताया कि गॉस की पृष्ठ जो होती है वो वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करती। यानी गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी भी पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स का मान गुजर रहा है तो वो उस वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करती कि वो गोलाकार है, वृत्ताकार है या चतुर्भुज है, त्रिभुज है, इस पर निर्भर नहीं करता। तो कोई भी आप क्या करिए, गॉसीय पृष्ठ बना लीजिए। मान लेते हैं इस गॉसीय पृष्ठ में हमने एक आवेश Q को रख दिया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, और यहाँ पर एक कोई आवेश Q रखा हुआ है। इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर मान लेते हैं एक हमारा बिंदु P है, एक बिंदु मान लेते हैं P स्थित है। और इस आवेश के कारण आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आवेश अगर कहीं पर रखा होता तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लेते हैं ये जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये है स्मॉल r। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखेंगे। माना एक गॉसीय पृष्ठ, इसको कुछ नाम दे देते हैं यस है, जिसमें एक Q आवेश बिंदु O, एक Q आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हम क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं पहले Q के कारण बिंदु P पर। तो वैद्युत क्षेत्र यहां से जब ज्ञात करेंगे तो Q के कारण यहां पे लिखेंगे कि आवेश Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र का हमने सूत्र पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कुछ इस दिशा में होगी, यानी आप लिख सकते हैं कि OP की दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर पूछी जाए तो ये है OP की दिशा में, नहीं O से P की ओर क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में कार्य करता है। हमें बताना है कि इस बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी हम क्या करते हैं इस बिंदु P के चारों तरफ एक सूक्ष्म क्या करते हैं गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाना है तो आपको एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो वो बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होती है। तो गॉसीय पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं इस बिंदु P के चारों तरफ जो है एक अत्यंत सूक्ष्म यानी एक बहुत छोटा सा पृष्ठ मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं जो है वो है ds। ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कैपिटल S माना था, इस सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं कि ds है। अब हम क्या करते हैं इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं कि इस Q के कारण, अभी आपने पढ़ा होगा कि आवेश जो होता है वो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की सहायता लेते हैं। तो इस आवेश के कारण इस क्षेत्र में से कुछ ना कुछ क्या होंगे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि गॉस की एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम क्या करते हैं इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये होता है d फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू ds cos थीटा। ये सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स, अब यहाँ पर हमने इसको d फाई क्यों लिखा है, तो d फाई का मतलब है कि ये जब पृष्ठ जो है अत्यंत छोटा है तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वो भी क्या होगा कम ही होगा।
तो यहां से हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से हम क्या करते हैं, ई का मान यहां पर लाकर रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से वेक्टर ई का मान रखने पर, अभी मान यहां पे रख देंगे, तो इस ई के स्थान पे हम ये पूरा मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डी एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर पूछा जाए डी फाई ई क्या है, तो यह है वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/, क्यू का क्या करिए, इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q/4πε0, r² को इधर भेज दीजिए, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन r²। अब हमने इसको ऐसा क्यों किया है, तो इसको ऐसा करने के पीछे का कारण है, ये देखेंगे तो ये डी एस कॉस थीटा अपॉन r² जो है ये है डी ओमेगा। अब ये डी ओमेगा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन r², ये होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक कोण होता है घन कोण। घन कोण क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के प्रत्येक कोने से, जैसे ये गाउसीय पृष्ठ है, तो इससे चारों ओर से आप देखेंगे तो इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर क्या होगा, एक कोण बनेगा। जैसे अगर आइसक्रीम की कैप की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि उस जो आइसक्रीम वाला कैप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इसको बनाएं इस प्रकार से, तो ये मान लीजिए ये जो हिस्सा ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ है, तो ये गाउसीय पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के चारों ओर क्या होगा, ऐसे राउंड में एक कोण बनता है जिसको हम लोग कहते हैं घन कोण। ये वाला जो कोण होगा इस प्रकार से, तो इस कोण का जो घन कोण का जो सूत्र होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन r²। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डी एस कॉस थीटा अपॉन r² के स्थान पे ये डी ओमेगा यहां से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू यहां से हो जाएगा डी ओमेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा इधर कंटिन्यू करते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये डी फाई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए तो ये जो डी फाई ई है वो हमारा इस छोटे से पृष्ठ यानी इस बिंदु P के चारों ओर कितना वैद्युत फ्लक्स है, इसका मान यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें बताना क्या है, हमने तो माना था शुरू में कि ये पूरा एक गाउसीय पृष्ठ है, तो क्या करते हैं, इस पूरे गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं और इस समीकरण नंबर 2 का क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन कैसे करते हैं, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करते क्या है, तो किसी भी छोटे से मान का बहुत ही ज्यादा पैमाने पे बड़ा मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस समीकरण का समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। यहां पर देखेंगे तो Q/4πε0 ये क्या है, कांस्टेंट मान है, क्योंकि Q मतलब क्या है, आवेश। आवेश का एक निश्चित परिमाण होता है तो उसका मान निश्चित है। 4πε0 ये तो आपका एक कांस्टेंट मान है ही, तो यहां से इसको लिख सकते हैं समाकलन डी फाई ई। अब कांस्टेंट का हम लोग जानते हैं कि समाकलन नहीं होता, तो इसको लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू समाकलन डी ओमेगा, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे तो समाकलन करने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। अगर कहीं पर दिया है समाकलन x इंटू डी एक्स, तो ये होता है x के पावर n+1 अपान n+1, और अगर दिया है समाकलन डी एक्स तो इसका मान होता है यक्स। तो ये दो सूत्र होते हैं समाकलन के, ये आपको रट लेने हैं, और फिजिक्स में मैक्सिमम इन्हीं दोनों सूत्रों से ही जो भी समाकलन होता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डी फाई ई है जो कि आपका dx के फॉर्मेट में है, तो dx का होता है समाकलन यक्स, यानी इस पूरे के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, फाई ई। तो यहाँ से जब समाकलन हो जाएगा तो आ जाएगा फाई ई बराबर ये Q/4πε0, इसका तो समाकलन होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट मान है। तो ये तो वैसा को वैसा रहेगा। इधर देखेंगे तो डी ओमेगा और डी एक्स ये भी क्या है, दोनों सेम है, तो यहां से डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा है क्या, अगर पूछ लिया जाए तो ओमेगा है घन कोण, आपको मालूम होना चाहिए। इसको कंटिन्यू करेंगे इधर, तो इसको लिख सकते हैं
फाई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि चूंकि ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 4π, तो ओमेगा का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू 4π। यहां से देखेंगे तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, गॉस की परिमेय है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर आवेश हमने माना है, एक आवेश Q है, तो Q का क्या है, ये 1/ε0 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। अब इसको आप समझ सकते हैं कि Q का क्या है, 1/ε0 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा, तो एक फाई का मान जो है Q इंटू 1/ε0 गुना हो गया। और यही है गॉस की परिमेय। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली एक गॉसीय पृष्ठ मान लेंगे। इस पृष्ठ में हम लोग मान लेते हैं एक कोई आवेश रखा हुआ है जिससे इस मान r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र का हमने पढ़ा, दो आवेशों को, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है Q 1/4πε0 Q अपान r²। तो यहां से ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मान। अब हम क्या करते हैं, इस सूक्ष्म जो हमारा बिंदु P है इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ मान लेते हैं जिसको हम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गॉसीय पृष्ठ को जो ये गॉस का नियम होता है, ये गॉस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं जिसको हम गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, तो वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें क्या करते हैं हम लोग गॉस की परिमेय का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स रेखाओं को गुजरने वाला ऐसा पृष्ठ मान लेते हैं जो कि काल्पनिक होता है, गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, गॉस की ये कहते हैं सूक्ष्म पृष्ठ ds, मतलब ds का मतलब इसका जो यस क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल d का मतलब क्या है, बहुत छोटा क्षेत्रफल है। तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा E इंटू ds cos थीटा। आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे मान रख के इसको हल कर लेंगे तो हमारा यहाँ से कुछ इस प्रकार से मान आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।